Hello students, welcome back on my channel Target for IAS and MPPSC with KK। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारी MPPSC प्री सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम लोग संविधान तथा संविधानेतर जो 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, उसका ये सेकंड जो संस्था है उसको हम कवर कर रहे हैं। और इसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं लोक सेवा आयोग को कवर करने जा रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। और इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने निर्वाचन आयोग को डिस्कस कर लिया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं और अपनी प्री की तैयारी को काफ़ी और मजबूत कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, इसी के साथ साथ हम इन सब आयोगों के MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, जल्द अगर आप लोगों को MCQs इसके प्रैक्टिस करना है और पता करना है कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग यस टाइप करिए। चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक हिस्ट्री क्या है संघ लोक सेवा आयोग की। तो देखते हैं शुरुआत कहाँ से होती है। ब्रिटिश शासन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जो कि 1919 के तहत सन 1923 में 1923 में ली आयोग की सिफारिश पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके आप नोट्स बनाते जाइए। शॉर्ट नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन इन प्री टाइम, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं प्री टाइम पे। तो याद रखिए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जो कि 1919 में आया था, इसके तहत 1923 में ली आयोग की सिफारिश के आधार पर, किस आयोग की सिफारिश के आधार पर? ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। तो इट मीन्स ये ब्रिटिश काल में ही इसकी स्थापना हो गई थी। 1919 के एक्ट के तहत ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं सन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है 1935, इसके तहत 1 अप्रैल 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया था, यानी इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। इसका नाम 1935 में क्या कर दिया गया था? संघीय लोक सेवा आयोग। तथा 26 जनवरी 1950 को इसका नाम अगेन परिवर्तित करके संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कब कब इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। पहली बार इसका नाम परिवर्तित किया गया ब्रिटिश शासन काल में ही, 1935 में ही, जो कि 1937 में लागू होता है। इसका नाम परिवर्तित क्या होता है? पहला संघीय लोक सेवा आयोग। तथा आज़ादी के उपरांत संविधान लागू होने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को इसका नाम कर दिया गया संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, जो कि हम वर्तमान में आज भी अपने सामने देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है, संविधान के भाग। अब संविधान में कहाँ इसका प्रावधान किया गया? तो हमेशा देखिए संविधान के भाग 14 में, संविधान के भाग 14 भाग में इसका अनुच्छेद 315 315 से 223 323 तक इसका विवरण दिया गया। तो कहाँ कहाँ इसका विवरण दिया गया है? संविधान के भाग 14, इसके बाद अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियां, कार्यों के अलावा इसके संगठन, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 335 से 323 तक इसका विवरण दिया गया है। चलिए देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रमुख प्रावधान, संरचना देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से इसका गठन होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। ये किसके आधार पर नियुक्त किए जाते हैं? तो देखते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में
आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान में आयोग की संख्या का निर्धारण नहीं है, कितने सदस्यीय आयोग होगा यह किसके ऊपर छोड़ा गया है, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा गया है। आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है, भारतीय राष्ट्रपति करता है, इंडियन प्रेसिडेंट करता है। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड, भारतीय संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है। तो आप दो चीजें देखिए, इनकी संख्या का भी उल्लेख नहीं है जो हमने ऊपर देखा, और इनकी योग्यता का भी उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आदेश सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, मतलब इसमें एक अनिवार्य इतना है कि कम से कम उसे भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने का कितने वर्ष का अनुभव हो, 10 वर्ष का अनुभव। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, संविधान में राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। तो संविधान ने, आपको पता होगा, अधिकतम जो पावर किसको दी गई यहाँ पर, राष्ट्रपति को, अध्यक्षों की, जो अध्यक्ष और सदस्यों को उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करने की शक्ति किसे दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए अपना पद धारण कर सकते हैं। यानी 6 वर्ष, या तो 6 वर्ष का पूरा कार्यकाल हो जाए या फिर 65 वर्ष उनकी उम्र हो जाए, तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। परंतु उसके पहले भी वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो याद रखिए, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं वो किसे अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो इन्हें राष्ट्रपति भी हटा सकता है। आगे हम देखेंगे किन किन बेस पर, किन किन आधारों पर इन्हें हटाया जा सकता है, परंतु यहाँ पर हटाने की पूरी पावर किसे है, राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। चलिए देखते हैं, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से, यानी किसी भी कारणों से अध्यक्ष अपना कार्य नहीं कर पा रहा हो, तब राष्ट्रपति इस परिस्थिति में लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य, यानी लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को क्या कर सकता है, कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। यानी आयोग अध्यक्ष उपस्थित नहीं है या अपना कार्य नहीं कर पा रहा किन्हीं कारणों से, तो राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को लोक सेवा आयोग का क्या नियुक्त कर सकता है, अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। बाद में देखते हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष तब कार्य करता है जब अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभालता। मतलब ये कब तक कार्य करेगा, यह जब तक कार्य करेगा तब तक जो रियल अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष है लोक सेवा आयोग का, वो अपना कार्य नहीं संभालता, तब तक कौन कार्य करेगा, कार्यवाहक अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखें लोक सेवा आयोग की संरचना देखते हैं हम लोग। संबंधित प्रमुख संरचना हमने देख ली है, अब हम देखते हैं प्रमुख प्रावधान क्या क्या इसके अंतर्गत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करता है, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप कैग में देखते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनका देखते हैं, किसी भी प्रकार का अलाभकारी से तात्पर्य यहाँ पर है, मतलब इनकी ना तो किसी प्रकार की सेवाएं कम की जा सकती, इट मीन्स नेगेटिव कोई भी इनकी सेवाओं में कार्य नहीं किया जा सकता, ना इनका वेतन कम किया जा सकता है, ना इनकी सुविधाएं कम की जा सकती हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ते, पेंशन सहित खर्चे किस पर भारत होते हैं, भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। यही देखेंगे आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट हैं, जैसे कि आप देखेंगे कैग हैं और जो और भी पोस्टेज हैं, उन सब का वेतन अधिकतम कहां से प्राप्त होता है, भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है। इस पर संसद में मतदान नहीं होता है, इट मीन्स इस पे किसी भी प्रकार का संसद में मतदान नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं हो सकता। मतलब कोई और ये पद धारण नहीं कर सकते इसके बाद, कि सरकार के किसी भी पद में या सक्रिय पॉलिटिक्स में जैसा राज्यपाल या कुछ एक नहीं बन सकते। इनको ये संविधान की तरफ से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से इनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसके बाद देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल के बाद
संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। यानी किसी राज्य सरकार के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में भी ये नियुक्त हो सकता है, जैसे कि एमपीपीएससी का कोई अध्यक्ष बन जाए केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष आके। इसके बाद देखते हैं, लेकिन पात्र तो होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र, मतलब किसी भी प्रकार का राज्य या केंद्र के जो लाभकारी पद हैं उन पर यह नहीं आ सकते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं, 5 संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं हो सकता। मतलब एक बार संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया, इट मींस इट इज एंड, दे विल नॉट अगेन। तो चलिए फिर देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति नहीं हो सकता है, इट मींस दे विल नॉट रिपीटेड अपॉइंट, ये दोबारा अपॉइंट नहीं किए जा सकते और दूसरे कार्यकाल के योग्य लोग नहीं रहेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख आर्टिकल्स क्या क्या हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है इसके तहत। फिर देखते हैं आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल दिया गया है। फिर देखते हैं आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन। फिर देखते हैं आर्टिकल 318 आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति। और फिर देखते हैं आर्टिकल 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। तो ये सब आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें पॉज करके लिख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के हिसाब से। बाकी के दो कुछ और यहाँ पर है, आर्टिकल 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, और ये है कुछ अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का खर्च इसके अंदर दिया गया है, और अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन दिए गए हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसको किस तरीके से इनके सदस्यों को हटाया जा सकता है पद से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाया जाना। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को किस परिस्थितियों, निम्नलिखित परिस्थितियों से हटा सकता है। चलिए देखते हैं, पहला क्या है, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन नियोजन में लगा हो, मतलब किसी भी प्रकार के लाभकारी पद पर वो गया हो या किसी प्राइवेट कंपनी या कुछ भी जो कि संविधान में जिसकी मनाही है उसमें अगर वो इन्वॉल्व है तो उसे उसके पद से हटा दिया जा सकता है। चलिए सेकंड देखते हैं, अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक रूप से अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है, मतलब मानसिक दिवालिया या मेंटल डिस्टर्बेंस कुछ भी हो जाता है, तो उसे उस पद पर नहीं बना रखा जा सकता। इसके बाद देखते हैं, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे राज्य सदस्यों को उनके कदाचार के आधार पर भी हटा सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए कहां भेजना होगा, उच्चतम न्यायालय में भेजना होगा। किसी भी प्रकार का कदाचार या आरोप लगता है तो उसे कहां पर पहले जांच होगी, उसके बाद राष्ट्रपति इस पर कार्रवाई कर सकता है। बाकी और मामलों में राष्ट्रपति कार्रवाई कर सकता है, परंतु यहां पर सबसे पहले जांच उच्चतम न्यायालय में भेजना होगा। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के लिए परामर्श क्या करता है, याद रखिए शब्द पर, वर्ड नोटिस, परामर्श का समर्थन करता है, तो राष्ट्रपति या अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकता है। इसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट, संविधान के उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए किस प्रकार की होगी, बाध्य है। आप समझिए कि जो जांच होगी उसमें कहां पर होगी, उच्चतम न्यायालय में जो जांच होगी, और उसे जब परामर्श दिया जाएगा, किसे, हमारे राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाएगा अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को हटाने का, तो इस तरीके का यह परामर्श संविधान के अनुसार क्या होगा, बाध्य है। मतलब यह सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी, यह बाध्यतम है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसके अंतर्गत डिस्कस किए, और ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है संघ लोक सेवा आयोग। अभी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि हमने इस पे संघ लोक सेवा आयोग के कार्य देखते हैं क्या क्या कार्य हैं। ये लास्ट पॉइंट है हमारा इसके अंतर्गत। यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक
सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का क्या करता है, आयोजन करता है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी हर साल IAS एग्जाम कराती है और अगर राज्य इसको डिमांड करें, एक या अधिक राज्य, तो उनके लिए भी ये परीक्षाएं आयोजित करा सकता है। एक या एक से अधिक राज्य, परंतु कब, जब राज्य खुद इसके लिए कहें प्लीज। और सेकंड पॉइंट है, यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों में राज्य को सलाह प्रदान कर सकता है। तो राज्य को सलाह कब प्रदान कर सकता है, इसमें कुछ देखिए आप पॉइंट, राज्यपाल के अनुरोध पर तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत ही यह सलाह दे सकता है। तो राज्यपाल अनुरोध करे तो लोक सेवा आयोग क्या करेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, उसके बाद ही यह सलाह प्रदान कर सकता है। तो हमारा यहाँ पर लगभग कंप्लीट होता है संघ लोक सेवा आयोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम लोग इसी तरीके से धीरे धीरे करके 15 से 16 आयोग हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, वो सब हम लोग कवर करेंगे। ये हमारा सेकंड आयोग था। इसके बाद हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।